नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिट का मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडूगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में एक दायरे का कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी देखिए वहां तेजी है, लेकिन निफ्टी में देखिए आज सुबह से ही जो है कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट जो है रेंज में ट्रेड कर रहा है। 19,500 को तोड़ नहीं रहा है, 19,600 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं हो रहा। हालांकि आज इंट्राडे में 19,634 का जो है निफ्टी ने हाई बनाया, वही निचला स्तर देखिए 19,533 है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में कह सकते हैं कि निफ्टी आज के ट्रेड में फंसता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि अगले 3 घंटे में क्या ये रेंज ऊपर की तरफ टूटता है, ब्रेकआउट होता है, या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। हालांकि अभी निफ्टी जो है थोड़ी गिरावट के साथ ही कमजोर कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके उलट बैंक निफ्टी देखिए वहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। सुबह से ही बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बाजार को लगातार सहारा देने की कोशिश कर रहा है। एक बार इंट्राडे में इसने 45,000 के स्तर को पार किया था, 45,096 तक पहुंचा था। वहीं आज निचले स्तर पर कह सकते हैं 44,800 के आसपास इसने लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो अब देखना होगा वापस से 45,000 के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि 45,000 के ऊपर ये टिकता है कि नहीं। अगर यहाँ से निफ्टी बैंक थोड़ी और मजबूती दिखाता है तो हो सकता है कि निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी की ये जो लड़ाई है अगले 3 घंटे तक बेहद दिलचस्प होगी। इस पर लगातार नजर बना के रखिए। लेकिन आज एक इंडेक्स जो कहीं ना कहीं बाजार को कमजोर कर रहा है, जो संकेत थोड़े कमजोरी के दे रहा है, वो मिड कैप इंडेक्स है। आज रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, उसके बाद से देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है दबाव देखने को मिल रहा है। जबकि हमने देखा था कि बीते 1.5 महीने का ट्रेंड देखिए तो बहुत दिनों के बाद इतनी कह सकते हैं कि इस इंडेक्स में इतनी अच्छी तेजी के बाद एक मजबूत जो है कह सकते हैं कि दबाव देखने को मिला। और एडवांस डिक्लाइन देखिए खासतौर पर निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का तो करीब 70 ऐसे शेयर है जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, 30 शेयर है जहां पे मजबूती देखने को मिले। तो सीधे तौर पे छोटे मझोले शेयर हैं जो थोड़ी कमजोरी आज के ट्रेड में बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कई सारे मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें आज के ट्रेड में भी मजबूती देखने को मिल रही है और खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। खासतौर पे आज कुछ स्टॉक्स देखे जहां खरीदारी है। ग्लैंड फार्मा हमने देखा आज के ट्रेड में नतीजों के बाद एक शानदार रैली देखने को मिले। इसके अलावा डिक्सन टेक, बायोकॉन, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी है। आज फार्मा शेयर में वापस से जो है मजबूती बनी हुई है और फार्मा इंडेक्स जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। बीते 1.5 महीने का ट्रेंड देखिए, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, तमाम फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो आज के लिए खासतौर पर मजदार उसमें कह सकते हैं रैली देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, फोर्टिस हेल्थ केयर, नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक्स से जहां मजबूती है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए इसके 12 शेयरों में से 12 के 12 शेयरों में आज के ट्रेड में जो है एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला, चाहे महाराष्ट्र बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन बैंक हो, जिसका नाम लीजिए वहां आज कहीं ना कहीं एक मजबूती देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी की ये तेजी कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में जो है सरकारी बैंकों की बदौलत आई है। वापस से मिड कैप की तरफ लौटते हैं। कुछ और मिड कैप शेयर जहां पे आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सी मजबूती देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया के फोर्टिस की मैंने बात कर दी, नवीन फ्लोराइन की, लेकिन कुछ और मिड कैप स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर फिनटेक स्टॉक्स आज देख सकते हैं कि मजबूती थोड़ी जो है जहां दबाव देखने को मिला, खासतौर पर पॉलिसी बाजार में दबाव देखने को मिला पीवी फिनटेक में। इसके अलावा पीटीएम में देखिए वहां दबाव देखने को मिला। रैमको सीमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पेटीएम देखिए यहां भी करीब जो है 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो फिनटेक स्टॉक्स है जो थोड़ी आज के ट्रेड में थोड़ी जहां मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन इस बाजार में भी जब एक दायरे का कारोबार हो रहा है, कुछ ऐसे शेयर हैं जो 1 साल के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, एक लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। और उसमें आपको अधिकांश ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स देखेंगे। पहला तो शेयर एक्सन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जुड़ी कंपनी जहां करीब 6% की मजबूती है। लेकिन बाकी शेयर देखिए ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स है, इंगर्स हॉलैंड, अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए बैंक ऑफ प्रोडक्ट 19% की मजबूती। अब 20% का सर्किट लगना महज कह सकते हैं कि एक औपचारिकता है, थोड़ी देर में हो सकता है 20% का सर्किट भी लगता हुआ देखिए। लुमेक्स ऑटो यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कुछ और शेयर देखिए जो 1 साल के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। जीनस पावर, कैप्लिन पॉइंट, एक फार्मा कंपनी कैप्लिन पॉइंट जहाँ मजबूती देखने को मिले। अरविंद लिमिटेड और जेनसेट टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स हैं जो 1 साल के ऊपर स्तर पर या कह सकते हैं मल्टी ईयर हाई पे कारोबार कर रहे हैं। तो ये बाजार का बीते 3 घंटे का कह सकते हैं लेखा जोखा है। अब अगले 3 घंटे के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति होनी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की।
और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जो है मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, शुक्रिया और नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ रहने के लिए। और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, अगले आधे घंटे में कई शेयरों पर चर्चा होगी। क्या लग रहा है बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी की जो रस्साकसी अभी चली ऐसे ही चलती रहेगी कि निफ्टी थोड़ा कमज़ोर होता रहेगा, बैंक निफ्टी मजबूती करता रहेगा बाजार को, या दोनों एक दिशा में जाएंगे? नमस्कार मनीष जी। देखिए, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि निफ्टी कल ओपन पॉजिटिव हुआ और उसके बाद पूरे दिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहा और क्लोजिंग भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हुई। उसको देख के लग रहा है कि शायद थोड़ी रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। देखिए, जो सबसे अहम रेजिस्टेंस है वो 19,700 से लेकर 19,750 की रेंज में है। उसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन करंट लेवल्स की अगर बात करें और आज की और कल की 1-2 दिन की बात करें, तो मेरा समझना है कि आज जो हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 19,500 ये स्पॉट लेवल्स हैं। 19,500 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी में तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं और 19,700 के आपको टारगेट सेट करने हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 19,700 750 वहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करें एक बार निफ्टी में। जहां तक बात बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं देखने को मिले हैं। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए मेरा समझना है कि अभी वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में केवल 45,200 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 45,200 के ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह। कोई शेयर जिस पे आपकी नज़र है अभी? दो स्टॉक में नजर में है। पहला तो एसबीआई लाइफ पे ध्यान दीजिए क्योंकि एसबीआई लाइफ ने कल ही एक वी शेप रिकवरी में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। एक 1290 का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रीच कर लिया था। तो मेरा समझना है कि एसबीआई लाइफ में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 1299 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 1375 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। 1365 तक के टारगेट आप देख सकते हैं एसबीआई लाइफ में। तो एक ये रिकमेंडेशन है और दूसरा रिकमेंडेशन मन्नापुरम में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मनीष जी काफी समय से हम हायर टॉप हायर बॉटम देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो 140 का था उसको ब्रीच किया है। तो कंफर्मेशन है हायर टॉप हायर बॉटम्स का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 139 के स्टॉप लॉस से 148 के टारगेट के लिए आप मन्नापुरम में भी खरीदारी कर सकते हैं। में खरीदारी करने की सलाह और एसबीआई लाइफ में खरीदारी करने की सलाह। एसबीआई लाइफ में 1365 का लक्ष्य रखना है, 1299 रुपये का स्टॉपर्स लगाना होगा। मानस से कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट अब एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। देवांश जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइनॉक्स विंड के ईडी हैं, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रमोटर ने जो आज ब्लॉक डील किया है इसके क्या मायने हैं और आगे आने वाले दिनों में कंपनी की क्या योजना है। क्योंकि आज हमने देखा है कि ब्लॉक डील के बाद शेयर में जो है करीब 2.5-3% 3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। देवांश जी, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। जिस तरीके से प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची है, इसकी क्या खास वजह, ऐसी क्या वजह आ गई कि हिस्सेदारी बेचनी पड़ी? शुक्रिया। देखिए, जैसा कि हमने पब्लिकली पहले भी काफी बार कह चुके हैं, हमारा फंडामेंटल टारगेट इज टू बी नेट डेट फ्री। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले 12 महीनों में प्रमोटर्स ने काफी एक्शंस लिए, स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए हैं। इंक्लूडिंग प्रमोटर्स ने अपने फैमिली ऑफिस से करीब करीब 600 करोड़ आइनॉक्स फंड में पंप इन किया, बिकॉज हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सेक्टर इवेंचुअली टेक ऑफ होगा। जो पेन पीरियड था वो पीछे हो गया, एंड टू दैट एक्सटेंट हमने अभी जो 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 फंड रेज किया है ये 500 करोड़ का, वी इंटेंड टू पंप इट बैक इनटू आइनॉक्स विंड सो दैट हम इधर डेट घटा दें। और एंड जैसा कि हमने कहा है कि मार्च 24 तक हमारा गोल है टू बी नेट डेट फ्री। आई थिंक उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक्शन लिया। मेरे को ये भी कहकर थोड़ी खुशी है कि हमें बहुत मार्की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट किया। वेरी एक्साइटिंग नेम्स, वेरी लार्ज पोजीशंस they've taken in the stock, and we had some FIIs also जिन्होंने स्टॉक लिया, but very strong long only book, and I think अब जब ये सेक्टर पूरा बहुत तेजी से टर्न अराउंड के मुकाम पर है और क्वार्टरली बिजनेस मैसिवली ग्रो कर रहा है, आई थिंक दिस विल होल्ड अस इन गुड स्टेड जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ, आप लगातार अपने कर्ज को कम करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा सीधे तौर पर कंपनी को आने वाले दिनों में होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि इस साल आपने जो है इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है, आपके शेयर का रिटर्न इस साल करीब जो है दुगना से ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंपनी के मौजूदा ऑर्डर बुक की स्थिति बताइए और आगे के लिए जो है कोई बड़ी कह सकते हैं कि डील जो आप लोग की पाइपलाइन में हो। देखिए, वो तो इंशाअल्लाह शेयर होल्डर्स
आई विश वेल्थ बढ़ती रहे। एज मैनेजमेंट हम मेहनत करते रहेंगे कि हम कंपनी को आगे बढ़ाएं। एंड लाइक जैसा मैंने कहा, अब तो सेक्टर टर्न अराउंड पे है और टर्न अराउंड चालू हो गया है, तो अब तो गॉड विलिंग आगे परफॉर्मेंस शुड कीप इम्प्रूविंग। हैविंग सेड दैट, आई थिंक आज की डेट में हमारी ऑर्डर बुक करीब करीब 1327 मेगावाट्स की है। हेलो जी देवांश बताइए। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, हमारी करीब करीब आज की ऑर्डर बुक 1330 ऑड मेगावाट्स की है। वी हैव मल्टीपल ऑर्डर्स जो रिसेंटली मिले हैं, एनटीपीसी, एबी एनर्जी या वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स की। तो आई थिंक हमारी ऑर्डर बुक वैसे अगर आप देखें तो वी हैव अ वेरी लार्ज ऑर्डर बुक फॉर द नेक्स्ट 18 to 24 months। हैविंग सेड दैट, मल्टीपल जगह अभी भी डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे पीएसयूज में डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे आईपीपीज में इक्विपमेंट सप्लाई के लिए डिस्कशन चल रहा है, और छोटे छोटे रिटेल और वो ऑर्डर तो आते रहते हैं क्योंकि हम टर्न की करते हैं। वी आर वन ऑफ द सिलेक्ट प्लेयर्स जो इंडियन मार्केट में लैंड, सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन सब करते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि डिमांड तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। हमें जितने ऑर्डर लेने हैं, आई थिंक वी कैन पिक अप, बट वी हैव हमने अपने आप के लिए एक बेंचमार्क रखा है कि इसके आगे धीरे धीरे ग्रो करें। काफी ग्रोथ आने वाली है इस साल भी और अगले साल भी। मैं नेट डेट फ्री पहले हो जाना चाहता हूँ विद इन द कोर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद वॉल्यूम और बढ़ा लेंगे आगे चलते हुए। निश्चित रूप से, और बस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लगातार फोकस बढ़ा रही है, उसका फ़ायदा तो निश्चित रूप से आइनॉक्स विंड जैसी कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से आपने बोला कि लगातार मजबूत ऑर्डर बुक है, आगे का आउटलुक आप काफ़ी पॉजिटिव दे रहे हैं सर, कुछ अपने रेवेन्यू को लेके कुछ गाइडेंस या कह सकते हैं कितना % आप ग्रोथ देख रहे हैं खासतौर पे इस सेगमेंट में? हमने आई कैन से हमने पब्लिकली जो भी कहा है, Q1 में वाज द फर्स्ट क्वार्टर जो आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years we've turned around EBITDA positive, was significant, decent EBITDA। I think every quarter will only get better। हमने ये जरूर कहा है कि हमारा टारगेट इस साल है कि हम 500 मेगावाट करें। नाउ आप लोग पर मेगावाट कितनी होती है टॉप लाइन, आई थिंक देयर आर इनफ पीपल इन द मार्केट हु आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल हमारी टर्नओवर मल्टीपल टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर्स टर्नओवर होने वाली है। एंड जैसे कि हम डेट को खत्म करते हैं इस साल, हम और ग्रो करेंगे आगे चलते हुए। शुक्रिया देवांश जी, और आगे के लिए जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ही निवेशकों को जो है मालामाल करते रहिए अपने परफॉर्मेंस से, और पर्यावरण को भी ऐसे ही शुद्ध करते रहिए अपने कामकाज से। शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। मानस, हमने देखा है आइनॉक्स विंड के शेयर को देखिए, बीते 1 साल में शेयर में शानदार रिटर्न देखने को मिला है, डबल से ज़्यादा शेयर हो चुका है। आपकी क्या राय है शेयर को लेकर? आपको लगता है, अभी तो आप मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, इस शेयर में आपको और कितनी मजबूती दिख रही है यहाँ से? देखिए, एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 475 से लेकर 25 रुपए तक स्टॉक निकल गया था। तो अब जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो भी काफी बड़ी रिकवरी है, और मेरा समझना है कि शायद ये रिकवरी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। शायद हमें 275 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे आइनॉक्स विंड में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। और देखिए, हर गिरावट में 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो 190 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए पोजीशन में, और 275 के टारगेट सेट करिए। शेयर को होल्ड कीजिए, 275 रुपये का लक्ष्य होगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आप 200 के आसपास का लगा के चल सकते हैं इनके चैंपियन शेयर की। और ऑप्शन के चैंपियन शेयर बताने के हमारे साथ नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितलेश, कौन सा ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं या बेचने की भी कोई सलाह है? गुड आफ्टरनून। अभी देखो, मार्केट का मूड और माहौल देख के बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है, तो मैं बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। फेडरल बैंक का जो कॉल ऑप्शन है 140 रुपीज का, अभी वो 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में अगर 136-136.5 ये लेवल का ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से इस कॉल ऑप्शन में भी एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो फेडरल बैंक का 140 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, अभी वो 2 रुपए के आसपास चल रहा है, उसको बाइंग करना है। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो रखना है 1 रुपए 30 पैसे के आसपास। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग प्लान करेंगे तो 70 पैसे का यहाँ से रिस्क है। और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला टारगेट 4 रुपए का टारगेट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये जो ट्रेड है वो 6 रुपए तक भी चल सकता है। तो फेडरल बैंक 140 के कॉल को खरीदना है आपको 2 रुपये पे, भी 2 के आसपास ही ट्रेड का, 2 रुपये पे इस भाव पे खरीदिए।
लक्ष्य इसमें 4 रुपये, यानी यहाँ से लगता है पैसा डबल हो सकता है, ऐसा मान के चल रहे हैं नितलेश। लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस 1 रुपये 30 पैसे का लगाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कोई भी ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो। नितलेश शुक्रिया ये ट्रेड बताने के लिए। फेडरल बैंक के 140 के कॉल को खरीदारी करने की सलाह दी है। अब थोड़ा विषय को बदलते हैं। हमने स्टॉक्स की चर्चा की है, लेकिन अब बात करते हैं आम लोगों से जुड़ी हुई, और बात करते हैं आपकी थाली की। आपने ये गौर किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में खासतौर पर, चाहे वो टमाटर महंगा हो, प्याज महंगा हो या दूसरी सब्जियां भी महंगी हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हर आम भारतीय की थाली महंगी हो गई है। कितनी थाली महंगी हो गई है, कैसे महंगी हुई है, ये पूरा गणित समझाने के लिए हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, कमोडिटी पे आपकी पैनी नज़र होती है, इसीलिए आपसे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता है। तो कितनी थाली महंगी हुई है पिछले कुछ महीनों में? देखिए, मैंने अप्रैल से लेके अगस्त की जो पहले हफ्ते हैं वहाँ तक का पूरे आंकड़े निकाले, तो अब तक अगर एवरेज ऑन एन एवरेज देखें तो 25% तक महंगाई बढ़ी है खाने पीने की। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी महंगाई कई गुना तक बढ़े हैं। गेहूं से शुरुआत कर लेते हैं। एक अहम हिस्सा होता है किसी भी थाली में, रोटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि गेहूं की महंगाई अगर देखें तो 7 से 12% तक रिटेल में दाम बढ़े हैं। औसत भाव भारत सरकार की वेबसाइट से निकाला था, वो बढ़कर 30 रुपये 28 से 30 रुपये हो गए हैं। चावल के भाव में हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, जो अप्रैल में भाव था उसी भाव के आसपास है। रिटेल में थोड़े बहुत बढ़ते हुए भाव आपको दिख जाएंगे। चने दाल की महंगाई भी बढ़ती जा रही है। 2 साल के बाद मंडियों में दाव 5500 रुपये के ऊपर जा चुके हैं। रिटेल में भाव देखें तो 70 रुपये जो अप्रैल में भाव था वो बढ़कर अब 75 रुपये प्रति किलो के आसपास जा चुका है। तुअर सबसे कम सप्लाई, सबसे कम उत्पादन इसका 120 रुपये अप्रैल में भाव था। पिछले साल 100 के आसपास हुआ करता था, अब भाव हो चुका है 150। यानी सिर्फ 3 से 4 महीने में ही 20% से ज़्यादा की तेजी और साल भर में 30% की तेजी। उड़द, इसके बाद अगर तुअर के बाद सबसे कम सप्लाई किसी दाल की है वो उड़द की है, जिसके दाम 4 महीने में 105 से बढ़कर 115 रुपये हो चुके हैं। पिछले साल इसकी कीमत 100 रुपये से नीचे हुआ करती थी और अब भाव 115 रुपये से भी ज़्यादा है। कुछ मार्केट में दाम तो इससे भी ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आलू सब्जी एक थाली का अहम इंग्रेडिएंट, हर सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। 15 रुपये का भाव पिछले 3-4 महीने पहले था रिटेल में, जो भाव बढ़कर अब 30 रुपये से नीचे कहीं भी नहीं है, कई मार्केट में ज़्यादा ही है। टमाटर महंगाई का सबसे बड़ा अहम फैक्टर, जो 20 रुपये हुआ करता था अप्रैल मई के महीने में, जो बढ़कर 150 रुपये तक हो चुका है, सबसे ज़्यादा महंगाई। इसके अलावा और कुछ और बात करें तो प्याज, हालांकि इसकी महंगाई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी दाम इसके भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 30 के आसपास आ चुके हैं। और अदरक और मिर्ची की महंगाई भी इसी तरह से बढ़ी है। अदरक के भाव जो किलो के भाव पर 50 रुपये तक मिला करते थे, अब 200 से 300 रुपये किलो हो चुके हैं। और मिर्च का भी यही हाल है, मिर्च का भी 200 से 300 रुपये किलो के हो चुके हैं। मसालों की गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। मसालों में हल्दी और जीरा, इसके दाम काफ़ी थे, 125% तक दाम हल्दी के बढ़ चुके हैं सिर्फ 4 महीने में। 6,800 का मंडी का भाव था, जो बढ़कर 15,000 हो चुका है। जीरे का मंडी का भाव 35,000 प्रति क्विंटल का था, जो बढ़कर 60 से 62,000 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। ये दाम बढ़े क्यों है? सबसे बड़ी वजह है सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ी है, क्योंकि बाढ़ और बारिश, सबसे पहले बेमौसम बारिश हुई जून से पहले, उसके बाद मानसून की बारिश हुई, कई राज्यों से सप्लाई की दिक्कतें हुई, कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति है, इससे असर हुआ। मसालों की महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि घरेलू के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल महंगाई को सपोर्ट कर रहे हैं और आम लोगों की थाली लगातार महंगी होती चली जा रही है। तो आपने ये देखा कि कैसे जो है थाली जो है महंगी हो गई, और पूरा विश्वमोहन ने इसका गणित बताया। शुक्रिया विश्वमोहन, ये तमाम जानकारी बताने के लिए। महंगाई है थोड़ी तो बढ़ गई है निश्चित रूप से। अब देखना होगा कि जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी तो इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के हमारे साथ विनीत वॉलेंचकर जुड़ चुके हैं। विनीत जी, कौन सा शेयर को बतौर महारथी आप चुन रहे हैं? एक्चुअली हमें बीएमएल पसंद आता है। बीएमएल में काफी अच्छी, हमें लगता है कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और यहाँ से उनकी ऑर्डर बुक काफी बढ़ जा सकती है। हमें लगता है कि यहाँ से अगर 10% रेवेन्यू ग्रोथ आती है तो कंपनी ने गाइड किया है कि एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होंगे थोड़े बहुत और एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल भी हो जाएगा। तो हमें लगता है कि उनके जो प्रॉफिट्स है काफी अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं और इसमें 50-60% का मुनाफा हो सकता है बॉटम लाइन में ये साल में आते हुए। तो हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे ये स्टॉक
हमने लास्ट टाइम आपको भेल बताया था, तो हमें लगता है भेल और बीएमएल दोनों एक अच्छे प्लेयर्स है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। तो और आज ही बीएमएल को एक बड़ी ऑर्डर विनीत मिली सर, तो है। आज थोड़ा समय का हो तो एक शेयर जो बीएमएल आपने खरीदारी करने की सलाह दी है 2900 रुपये लक्ष्य के साथ खरीदारी के लिए 6 महीने के लिए। शुक्रिया विनीत सर, चूँकि समय का अभाव था इसलिए थोड़ा आपको रुकना पड़ा। आगे आपसे जो है फिर बात होगी अगले शो में और विस्तार से बात होगी कई सारे मुद्दों पे। मानस सर शुक्रिया, आपसे भी ज़्यादा बात नहीं हो पाई चूँकि समय की कमी थी। आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। विनीत सर आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। मिट के मसाला में आज के लिए इतना ही।